हेलो दोस्तों, ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कल मैंने कुछ व्यूज़ देखे लोगों के। वैसे तो मैंने ये बोला था कि मैं अभी इस संदर्भ में जो भी है अपने वीडियोज़ राजनीतिक विषय में वीडियोज़ बनाऊंगा, 1 महीने के बाद डालूंगा अपनी एनालिसिस। लेकिन कल मैं कुछ देख रहा था चीज़ें। कल ये भी डिक्लेरेशन हुआ, परसों डिक्लेरेशन हुआ कि 3 लोगों को और मिलेगा भारत रत्न। तो भारत रत्न को लेके विवाद छिड़ा हुआ है। अब भारत रत्न तो महापुरुषों को मिलता है, अच्छे आदमियों को मिलता है जिन्होंने जीवन में देश के लिए कुछ किया है, कुछ योगदान दिया है। लेकिन उसमें विवाद कैसा, विवाद का प्रश्न कहाँ खड़ा होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया और इससे मेरा मन बड़ा व्यथित है। मैं बड़ा दुखी भी हूँ क्योंकि लोगों की जो प्रतिक्रियाएँ आई हैं और बड़े वो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं। मतलब मैं किसी भी पर्सन को जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो व्यक्ति, उस व्यक्ति की इज्जत इसलिए होती है क्योंकि वो हमारे डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, चौथा स्तंभ वो ही कहलाता है। लेकिन जब वो मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं हो रही है या पत्रकार निष्पक्ष नहीं बोल रहा है, तो फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देश को अगर चलाना है सौहार्दपूर्वक, तो देश को चलाने के लिए हम सबका योगदान चाहिए। उसके लिए उसमें पत्रकार बंधु भी हैं, उसमें राजनीतिक लोग भी हैं, उसमें जो योगदान दे रहे हैं देश को वो भी हैं, और जो देश के बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं वो भी हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 145 करोड़ लोगों का देश है ये, तो 1/145 करोड़ में हिस्सा आपका भी है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। तो देश के बारे में सोचें। देश आपसे ऊपर नहीं है, हमसे ऊपर नहीं है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। और देश और समस्या और विवाद किसी समस्या का हल नहीं होता। अगर 3 व्यक्तियों का डिक्लेरेशन अभी किया है, जैसे कि भारत सरकार ने पहले कर्पूरी ठाकुर जी और एल के अडवाणी जी को दिया था। नहीं, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को दिया था, उसके बाद एल के अडवाणी जी को दिया। उसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव जी को दिया। अगर आप देखो तो इनका सारे लोगों का अपने अपने फील्ड में बहुत योगदान है, उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब लोग जानते भी हैं। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि इसमें है ये कि जो ये भारत रत्न मिलते हैं, भारत रत्न किसी भी राजनीतिक इच्छा के तहत नहीं दिए जाते और ना ही देना चाहिए और ना ही दिए गए हैं। ये भी मैं कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है, जैसे आज भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी के क्या है, कल कांग्रेस की होगी, परसों किसी और की होगी। तो राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए लोगों को। अगर अभी भाजपा ने वो काम कर दिया, इस गवर्नमेंट ने काम कर दिया, नरसिम्हा राव जी को सम्मान कर दिया, तो भाई कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस को अगर अपने नेताओं का सम्मान करना आता होता तो कांग्रेस सिर्फ अपने विचार की राजनीतिक नेताओं को मत देती। केवल भारत रत्न जो भी 48 हुए हैं, 48 भारत रत्न अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उनको उठा के देख लीजिए और सबकी समीक्षा कर रहे हैं जी। एक ही विचारधारा के लोग आपको मिलेंगे, अलग विचारधारा के लोग नहीं मिलेंगे। तो सम्मान तो उनका क्या कहना चाहिए, नरसिम्हा राव जी का कांग्रेस ने कभी किया नहीं। उनके सबको भी आपने पार्टी के दफ्तर में आने नहीं दिया। दिल्ली में उनको कोई एज ए प्राइम मिनिस्टर कोई जगह नहीं दी गई है, जबकि सब जो बाकी प्रधानमंत्रियों की समाधियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो जब आप नहीं सम्मान कर सकते, किसी दूसरे ने सम्मान दे दिया, तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों? पहला प्रश्न ये मेरा। दूसरा प्रश्न ये है, इसे राजनीतिक नज़रिए से मत देखा जाए। ऐसे तो अगर आप देखोगे तो हर चीज़ में राजनीति अगर करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। कल मैंने देखा, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ देखे, कुछ लोगों के वीडियोस सुने, कुछ लोगों को और भी रीड किया मैंने, ये कि कुछ पत्रकार मीडिया जो इस भारत सरकार के अगेंस्ट में रहता है। और मैं भारत सरकार का क्या, वो मोदी का विरोध एक्चुअली करता है, लेकिन उसमें हो जाता है देश का हित।
ये किसी से छुपा नहीं है। तो मोदी का अहित करते करते देश का अहित मत करिए मेरे भाई। मोदी एक व्यक्ति है और देश तो सनातन है। मोदी आएगा, मोदी जाएगा, मोदी रहेगा, मोदी नहीं रहेगा, भाजपा आएगी, कांग्रेस, भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी, गवर्नमेंट आएंगी जाएंगी, लेकिन देश सुरक्षित रहना चाहिए, जैसा कि अटल जी कहते थे। तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इन पे विवाद ना उठाया जाए। अब कल आशुतोष जी और केसी त्यागी जी, अभय दुबे जी, ये सारे लोग पर चर्चा में थे उसमें। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी आशुतोष जी की। बॉडी लैंग्वेज से मुझे साफ साफ ऐसा लग रहा था कि जैसे आशुतोष जी को इतनी बड़ी पीड़ा है, ये चौधरी चरण सिंह को या नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की इतनी बड़ी पीड़ा है इनके दिल में, जैसे इनसे बहुत कुछ छीन लिया गया हो। अरे आप भी जानते हो उन्होंने क्या योगदान किया है। आप तो इंटेलेक्चुअल पर्सन हो आशुतोष जी। आप विवाद का क्या वैसा आप कह रहे थे ब्रूटल एनालिसिस। अरे ब्रूटल एनालिसिस कराने की बात कर रहे हो तो ब्रूटल एनालिसिस तो आप अभी जो है अपने देश की कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ मुगल काल की कर लीजिए ब्रूटल एनालिसिस, आपको समझ में आ जाएगा। जो आप राग रहे हो, अकबर महान था और औरंगजेब बड़ा सौहार्द था और ये किया और वो किया, और एक रास्ता होनी चाहिए और गंगा जमनी तब्दीली होनी चाहिए, ये सब ब्रूटल एनालिसिस करने की क्षण है ना। क्यों नहीं करते इस पे? मंदिर तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया, ब्रूटल एनालिसिस करिए, किसने रोका था? क्यों विवाद फैलाते हो इस तरह के? तो मीडिया भ्रामक प्रचार जो कर रही है या भ्रामकता जो फैला रही है वो देश के अहित में है, देश के हित में नहीं है। और अगर आप बात करते हो चौधरी साहब की, तो चौधरी साहब तो भैया किसानों के लीडर थे ना, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी था, किसान का बेटा था, दुनियादारी को समझता था। एक बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार प्राइम मिनिस्टर रहे। और प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री होना बड़ी बात नहीं है। उनकी बाकी का उनका लिटरेचर पढ़िए ना जो उन्होंने लिखा है, उनकी समझ वहाँ से समझ में आती है। अब आपने कल एक इल्ज़ाम ये लगाया जिसका केसी त्यागी जी ने हालांकि वो दे दिया था, आपको जवाब दे दिया था कि वो गवर्नमेंट गिरा दी चौधरी साहब की। तो ये तो सब जानते हैं कि मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, तो उनकी नीतियाँ एक्चुअली जितनी भी नीतियाँ हैं वो कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवाद को वो बढ़ावा देते थे। और यही एकमात्र रीज़न रहा कि कांग्रेस में वरिष्ठ पोजीशन पे होने के बावजूद भी कांग्रेस के जो कमेटी थी उन्होंने प्रधानमंत्री इनको सिर्फ इसलिए नहीं बनाया और इंदिरा जी को बना दिया कि इनकी पूंजीवादी विचारधारा के ये सहायक थे, पोषक थे। और उस समय देश को ज़रूरत थी सामाजिक समरसता की, पूंजीवाद की नहीं। क्योंकि देश जिन हालातों से उभर के आया था, आज़ादी मिले भी बहुत दिन नहीं हुए थे, 67 में मतलब 20 साल आज़ादी को मिले हुए थे। उस बीच में हमने 3 युद्ध लड़ बैठे थे, हमने 2 प्राइम मिनिस्टर गंवा दिए थे अपने। तो देश की हालत बहुत अच्छी नहीं थी उस समय, इकॉनमी भी बहुत डेवलप नहीं हुई थी हमारी। तो देश बन रहा था उस समय, और उस समय अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता मोरारजी को, तो देश दूसरी दिशा में चला जाता, इसलिए नहीं बनाया गया। अब सन 77 में कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई, इंदिरा जी से गलतियां हुई, उसके तहत दूसरी गवर्नमेंट आ गई। उसमें वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने किया क्या? उन्होंने ना तो चौधरी साहब को सिंसियरली लिया कभी, और ना ही राजनारायण को सिंसियरली लिया। ये दोनों ज़मीन से जुड़े नेता थे। और एक क्षण ऐसा भी आया कि जब इन लोगों को पता चला कि मुझे मंत्रिमंडल से निकाला जाएगा, मेरी बात सुनना तो दूर, मेरे को पनिशमेंट भी दिया जाएगा, तब इन्होंने मजबूरन होके कांग्रेस की सहायता से गवर्नमेंट गिराई। और कांग्रेस को क्या उसमें पड़ी थी गवर्नमेंट में गिराने की? कांग्रेस क्यों शामिल हुई? मैं सीधा प्रश्न करता हूँ। चौधरी साहब तो थे इन्वॉल्व, लेकिन कांग्रेस क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि सत्ता लोलुप पार्टियाँ बिना सत्ता के ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाती हैं। ये सत्ता लोलुप पार्टी है कांग्रेस। इसने राजनीति करते करते देश को विचारधाराओं में बांट के, हिंदू मुस्लिम में बांट के, सवर्ण उच्च नीच में बांट के,
इसने वोट बैंक की सिर्फ राजनीति करी है और वो परिणाम आप देख रहे हो। वोट बैंक घिसते घिसते उसका कहाँ पहुंच गया है, उसकी सीटें 52 हो गई हैं। और मुझे नहीं लगता अगर इसी तरह की, अभय दुबे जी आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप अपनी तरफ से यही राजनीति करने लगते हैं, क्योंकि प्रवक्ता तो पार्टी का फेस होता है, जो बोलता है वो पार्टी का वक्तव्य होता है। तो जब पार्टी का वही वक्तव्य है तो इस हिसाब से आपकी सीटें इस इलेक्शन में 40 भी नहीं आ रही हैं। आइए आप नोट कर लीजिए। मैं बहुत बड़ा राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन मेरी इतनी एनालिसिस, इतनी बुद्धि तो है। देश के लिए मैं भी सोचता हूं, देश प्रेम मेरे अंदर भी है, ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी बात। अब रही आशुतोष जी की बात, मैं दूसरी चीज़ और कहूँगा। आशुतोष जी, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो भी इतिहास लिखा है, वामपंथियों ने लिखा है या बाहर के लोगों ने लिखा है, जो भी लिखा है, इसकी पूरी समीक्षा कीजिए। हिंदुस्तान के भी कुछ राइटर्स हैं, अच्छे राइटर्स हैं। ये सिर्फ उर्मिला थापर वगैरह वगैरह जितने भी हैं ये लोग, इन पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि इनके जो एजेंडे होते हैं ना, वो देश हित के लिए नहीं होते हैं। ये अपनी जो है शानो शौकत के लिए होते हैं इन लोगों के एजेंडे। उस एजेंडे के तहत ये लोग लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, मतलब आर्टिकल्स लिखें, इतिहास लिखें या कुछ लिखें, कहाँ मान दिखाना है। तो ये एनालिसिस एक तो होनी चाहिए। दूसरी एनालिसिस ये होनी चाहिए, आप अपनी स्वयं की एनालिसिस करिए। आपको आम पार्टी से क्यों निकाला गया, या आपको किसी फिगर ने थप्पड़ क्यों मारा था, आप उसकी भी समीक्षा करिए। आप कहाँ गलत थे। आप गलत थे क्योंकि मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज से कल मालूम पड़ रहा था कि आप बहुत लोस में बोल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी चीज़ आपसे छिन गई हो। तो मैं जानता हूँ क्या छिना है। आप लोगों से छिने हैं आपके ऐशो आराम। पहले क्या होता था, कांग्रेस शासन के समय या अन्य पार्टियों के शासन के समय भारत सरकार के आप हिस्से हुआ करते थे। भारत सरकार के आप जो है मीडिएटर हुआ करते थे, दलाल हुआ करते थे। तो आपके ऐशो आराम जो है लुटियन दिल्ली में चलते थे, बड़े बड़े 5 स्टार में आपकी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये हो रहा है। जब विदेश में मतलब जा रहे हैं प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जा रहा, उनके मीडिया में भी आप रहते थे, वो भी हिस्से थे। ये अब आजकल हो नहीं रहा है, तो आप उससे दुखी हो। और ऐसे ही और भी लोग दुखी हैं, मतलब 3-4 लोग और भी दुखी हैं, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा किसी पत्रकार का, क्योंकि वो सभी सम्मानित हैं और देश के चौथे स्तंभ हैं। तो पत्रकारों का मतलब अपमान करना तो किसी तरह से शोभा नहीं देता है। लेकिन वो पत्रकार जो पत्रकारिता ना करके व्यक्तिगत हिसाब से गणित बैठाने की कोशिश करता है, आशुतोष जी, उसके मैं खिलाफ हूँ। वो पत्रकारिता मेरे को नहीं चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कर्पूरी ठाकुर जी की। कर्पूरी ठाकुर जी को जब भारत रत्न दिया गया तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जो पार्टीज़ की आई, नेताओं की आई या पत्रकारों की आई, वो नैरेटिव्स गढ़ा गया कि साहब वो तो इसलिए किया गया क्योंकि नीतीश जी को भाजपा में लाना था। अरे भैया, नीतीश जी को भाजपा में लाना था, वो रत्न मैंने भारत रत्न किसी दलित नेता को नहीं दिया है, मैंने समाजवादी नेता को दिया है। कर्पूरी ठाकुर जो है समाजवाद के प्रतीक थे। उन्होंने जब अपने में आरक्षण दिया था तो उसमें महिलाओं को भी दिया था, और जिसे आप माइनॉरिटीज़ कहते हो, मुस्लिम बंधुओं को भी दिया था। उन्होंने दलितों में भी 2 पार्ट किए थे, अगड़े और पिछड़े। तो आपको इतना तो सेंस होना चाहिए। तो ये, और अगर कर्पूरी ठाकुर समाजवाद के लीडर थे, अगर समाजवाद मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं तो कहता हूँ लालू को भी आ जाना चाहिए था। क्यों लालू क्यों नहीं आए? नीतीश जी इसलिए नहीं आए क्योंकि नीतीश जी को भारत रत्न मिल गया, कर्पूरी ठाकुर जी को। नीतीश जी को लगा कि मैं नहीं, इसलिए नहीं आए। नीतीश जी इसलिए आए क्योंकि नीतीश जी की राजनीति आप लोग बर्बाद करना चाह रहे थे। आप और आपकी वो आरजेडी दोनों बर्बाद कर रहे थे, इसलिए उनको आना पड़ा। तो उनका आना तो एक वो है, और वो माफ़ करिएगा कि उनके नीतीश जी के आने से मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि बिहार में बहुत बड़ा उनका परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि मतलब हमारे तरफ ये तो सही है कि हर पार्टी जो है जब सत्ता पे काबिज होती है तो सत्ता की राजनीति भी करती है, लेकिन राजनीति सत्ता के बजाय जो है
मुझे ऐसा लगता है भारत रत्न में सत्ता की राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना ही हुई है, क्योंकि अगर आपके नेताओं को हमने किसी ऐसे व्यक्ति को तो दिया नहीं है, हमने मोदी ने अपने आप खुद को तो दे नहीं दिया, या मोदी ने ये कहो कि अमित शाह को तो दे नहीं दिया, ठीक है, जो सबसे उनका करीबी है, तो आप उंगली उठा सकते थे, वो गलत था। लेकिन के अडवाणी जी का योगदान रहा इस राजनीति में, कर्पूरी ठाकुर जी का रहा, आपके नरसिंहा राव जी तो उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे जब देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ये उथल पुथल मची हुई थी, कैसे होगा, क्या होगा, कब नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तब उन्होंने दिशा दी इसको, ठीक है। आपके नरसिंहा राव जी तब हुए थे जब देश को वाकई में जो है प्रोग्रेस करने की ज़रूरत थी, पैसा था नहीं, सोना गिरवी रखा जा चुका था या गिरवी और रखने की बात चल रही थी, ये सब था। तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, LPG जिसे कहते हैं, लिबरलिटी, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये 3 चीज़ें वो लाए, उससे देश आगे बढ़ा। उन्हें नहीं देना चाहिए था। तो ये सम्मान की बात है। MS स्वामीनाथन ने तो वो काम किया जो हम उन्हें, उनका जो है शुक्र अदा करता हूँ, बिल्कुल उनको नमन करता हूँ श्रद्धापूर्वक में, क्योंकि उस समय आज़ादी के बाद आपके देश में खाद्यान्न की स्थिति क्या थी। आप खाद्यान्न विदेशों से मंगाते थे और विदेशों से क्या खाद्यान्न आता था, सड़ा गला वहाँ का रिजेक्टेड माल आता था आपके यहाँ। एक व्यक्ति था स्वामीनाथन शास्त्री जी ने उन्हें प्रोत्साहित किया, स्वामीनाथन जी इस फील्ड में आए, उन्होंने उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की खाद, उन्नत किस्म की संसाधन जुटाने में मदद करी और खाद्यान्न बढ़ निकला और हमें जो है गेहूं मिलने लगा, चावल मिलने लगे, दाल मिलने लगी, आटा मिलने लगी। और अभी तो ऐसा हो गया कि देश इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और हमारा जो भंडार है इस समय अनाजों का या दालों का या जो भी खाद्य रसद है उनका, वो इतना है कि बारिश अगर नहीं भी होती है देश में तो 2 साल तक चलेगा। तो इसमें योगदान है स्वामीनाथन जी का, उनको मिल गया। तो अब आप कहते हो ब्रूटल एनालिसिस, तो ब्रूटल एनालिसिस तो अगर करनी है ना तो इंदिरा जी की भी होनी चाहिए। ब्रूटल एनालिसिस अगर करनी है तो राजीव गांधी की भी होनी चाहिए। कहेंगे हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ठीक है ना। बफोस भी उन्हीं के समय में हुआ था, काले हाथ उनके भी थे, अब वो एक्सपायर हो गए हैं तो सम्मानित हैं। किसी आत्मा को तो गलत नहीं होती है, इसलिए उन्हें भी गलत नहीं माना जाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन काले हाथ तो थे उनके। तो इंदिरा जी ने तो जो है ऐसा इतिहास रच के गई हैं कि सन 77 में अपनी सत्ता बचाने के लिए सन 76 में आपने इमरजेंसी लागू कर दी, नेताओं को जेल में डाल दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, अखबारों के ऊपर जो है आपने रोक लगा दी, अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। मतलब ऐसा है कि आप गुनाह भी करो और उसको छिपाने के लिए आप कुकर्म भी करो और उसके बाद आप जो है कहते हो ब्रूटल समीक्षा करो। चौधरी साहब को अगर दे दिया है तो आप चौधरी साहब के लिए कह रहे थे ब्रूटल समीक्षा करो। आशुतोष जी, आप समझते हो इस चीज़ को, लेकिन समझने के बावजूद भी आप इसकी खिलाफत कर रहे हो क्योंकि आपसे कुछ छीन लिया गया। आपको ऐसा लगता है कि अब की बार ऐसा हो गया कि अब की बार ये सारे समीकरण फिट कर लिए हैं। जैसे 5M की बात हो रही थी कल, 5M में बात ये हो रही थी कि भाई उन्होंने आपने इनको दिया, नरसिंहा राव को दिया, तो कहते हैं कि 5 इसमें आए, 5M इसमें इंक्लूड हुए। मंदिर बताया गया था, मार्केट बताया गया था, मंडी मतलब बताया गया था, इस तरह से बताई गई थी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये तो देखिए क्या है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता पर काबिज होती है, सत्ता में काबिज नहीं भी होती है, तो उसके अपने गणित होते हैं। और आप ये सोचो कि एक बच्चा होता है जो 12th का एग्ज़ाम देने जाता है, तो वो क्या चाहता है, बहुत बच्चे ऐसे चाहते हैं कि 100% मार्क्स आएँ, 100 में 100 नंबर आएँ उनके। तो 100 नंबर करने के लिए उन्हें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं।
तो ये तो मान के चलिए आप, जो सर्वे दिखा रहे हैं, जो सर्वे आए हैं, आप लोगों का मूड उससे उखड़ा हुआ है, क्योंकि दोबारा कांग्रेस सत्ता में आ नहीं रही है। सत्ता आप लोग जो पत्रकार इस तरह की पत्रकारिता करते हैं, उनका हश्र भी बुरा होना है, वो और भी लोगों के रडार पे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब देख के आपके मन में विद्रोह की भावना है, तो आप अपने से विद्रोह करिए। आप भारत के साथ दगा मत करिए, भारत देश के साथ विद्रोह नहीं करिए। भारत आपके लिए नहीं है, आप भारत के लिए हो, ठीक है। अगर इस तरह की करोगे, क्योंकि भारत आपको सब कुछ दे रहा है, जो आप ठाट बाट ये पत्रकारिता करते हो ना, वो सब भारत दे रहा है आपको। आप चौथे स्तंभ माने गए हो। तो प्लीज़ मेरा पत्रकारों से विनम्र निवेदन है, भारत रत्न के ऊपर राजनीति नहीं हो, और इसे सीटों के अंगणित के हिसाब से इसको न देखा जाए, राजनीतिक परिदृश्य से इसे न देखा जाए। इसे ये देखा जाए कि वो महान पुरुष जो इस दुनिया में हैं या इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, जिन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई रास्ता दिखाया है, कोई सुविधा दी है, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए और उनका जितना हो सके उतना सम्मान देना चाहिए। ये बात दूसरी है कि वो सम्मान किस गवर्नमेंट में होता है। गवर्नमेंट ना कांग्रेस की होती है भारत रत्न देने के समय, और ना एनडीए की ही होती है, ना विपक्षियों की होती है, किसी की नहीं होती है। मैं गवर्नमेंट मानता हूँ भारत सरकार, और भारत सरकार है तो भारत रत्न है। तो भारत सरकार पे उंगलियां मत उठाइए, भारत रत्न पे उंगलियां मत उठाइए, समीक्षा मत करिए। अगर समीक्षा करनी है तो उन हालातों की करिए कि हम एक समय जो है देश का जीडीपी में 25% पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये बात रही होगी 1800 के 35 के आसपास की, 1800 से। तो 1835 से लेके और अभी तक 2023 तक, इतने सालों में हम कहाँ से कहाँ आ गए। समीक्षा इसकी होनी चाहिए। समीक्षा इसकी होनी चाहिए कि मुगलों ने अपने शासन में क्या कर्म किए, अच्छे काम भी किए उन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या कुकर्म किए। कुकर्म की समीक्षा क्यों नहीं होती है। हर सत्ता कुकर्म करती है, हर सत्ता कर्म करती है। सत्ता चलानी होती है ना। नेताओं का दिमाग अलग होता है, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है उसका दिमाग अलग होता है, वो दूसरे एंगल से सोचता है। तो समीक्षा उनकी भी होनी चाहिए। तो समीक्षा जब करोगे तो आपको समझ में आएगा कितने मंदिर तोड़े गए, कहाँ मस्जिद बननी है, क्या करना है, ये भी दिमाग में आएगा। समीक्षा उसकी नहीं होती। आप ब्रूटल एनालिसिस करने चले चौधरी चरण सिंह की, जिसका केसी त्यागी जी ने हालांकि आपको जवाब दे दिया है, तो आपको कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसा भी समझता हूँ कि आप लोगों पे इस चीज़ों का असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसके सामने अगर किसी को पी लिया है तो उसे जो है आपकी पूर्णिमा का चंद्रमा भी जो है पीला नज़र आता है। तो आपको तो पी लिया है, आप पीलिया रोग से ग्रसित, तो आप कुछ पत्रकार वर्ग हमारा। खैर, अब मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा, जो मुझे एक चीज़ और आखिरी मतलब और एक चीज़ ख़राब लगी इसकी, ये है धामी गवर्नमेंट से संबंधित उत्तराखंड से। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ। यूसीसी लागू होने के बाद गवर्नमेंट को क्या, पब्लिक को भी, हमें भी, इंक्लूडिंग मी, पत्रकारों को भी ये मालूम था अच्छी तरह से कि यूसीसी एक ऐसा मसला है जिस पर हमारी दूसरी कम्युनिटी, जो हमारा भाई है, मुसलमान भाई यहाँ पे है, वो जल्दी से इसे स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकारता उसकी नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी बहुत सी चीज़ें जो उनके कुरान में लिखी गई हैं या जो उन्होंने चंडाल चौकड़ी, उनकी जो चंडाल चौकड़ी दिमाग चलता है ना आदमियों का, हर आदमी का चलता है, 4 शादियां करना, ऐसो आराम करना, जगह जगह, जब चाहो तब तलाक दे दो, जब चाहो तो दूसरी बीवी को लाओ, जिसके साथ चाहो उसके साथ शादी करो। ये सब जो सिलसिला चल रहा था ना, इस तरह की नस्लें जो है बहुत जल्दी किसी भी, कोई भी नस्ल, ये नस्लें की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी नस्ल हो, हम हों, आप हों, अगर कोई भी जो है ज़रा सा वो आएगा, परिवर्तन आएगा, तो हमें उसका विरोध करना है, ठीक है ना। बॉडी को उसका विरोध करना है।
तो ये विरोध होना था, ये सबको मालूम था। तो जब विरोध होना था तो विरोध हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने दूसरे दिन उस पर बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए। एक मस्जिद थी, कोर्ट के आदेश रहे होंगे, पालन करना था आपको। लेकिन क्या ये उचित समय था कि दूसरे दिन उसको पालन किया जाता? उसको टाला भी जा सकता था। गवर्नमेंट के पास तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट अपना नफ़ा नुकसान पहले सोचती है, उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करती है। तो आपने बुलडोज़र क्यों भेजा दूसरे दिन वहाँ? एक तो नीम, एक तो करेला और दूसरा नीम पे चढ़ा दिया आपने। मतलब एक तो आपने यूसीसी चेंज कर दी, उनकी भावनाओं को आहत पहुँची। तो उनको पहले समझाना चाहिए था, उनको बैठाना चाहिए था, उनके लीडरान को बैठाना चाहिए था और सबको समझा के फिर आगे की कार्रवाई करते। यही हमारा देश इसी हिसाब से सुरक्षित रहेगा। देश तो विविधताओं का है ना, और विविधता जिस देश में होती है, डाइवर्सिटी होती है, वहाँ यूनिटी करना जो है के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं धामी जी। आपने चला दिया। अब वहाँ का जो प्रशासन है, कहते हैं ना प्रशासन सत्ता चलाता है, नहीं, प्रशासन सत्ता नहीं चलाता है। प्रशासन के द्वारा आप सत्ता चलाते हैं, गवर्नमेंट सत्ता चलाती है, प्रभुत्व रहता है, मतलब प्रभाव रहता है, आपके जो है रंगबाजी रहती है उसके ऊपर, डीएम के ऊपर। तो डीएम साहिबा क्या बोल रही थी कि वो साहब ये सुनियोजित था और ये था और योजना के तहत किया गया था और प्री प्लान्ड था। अगर प्री प्लान्ड था ये दंगा जो आप कह रही हो, आप तो डीएम हो ना, आप तो वहाँ के रग रग से वाकिफ़ हो, जनता से भी वाकिफ़ हो और पुराने हिस्ट्री से भी वाकिफ़ होगी उस प्रदेश की। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आपका ये था तो आपने मस्जिद तोड़ने से पहले गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन क्यों नहीं दी, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स आना चाहिए, यहाँ सेना लगनी चाहिए, नहीं तो दंगे हो जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है, कोई कुछ भी कहे, इसकी समीक्षाएं अभी नहीं आई हैं। हालांकि मैंने कोई ऐसा वीडियो भी नहीं देखा है, मैंने कोई ऐसी पत्रकारिता भी नहीं देखी है। लेकिन मेरा अपना ये विचार है, किसी न किसी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस दंगे के पीछे। और दंगे के पीछे किसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? जिसको फ़ायदा हो रहा है दंगे करवाने का। अब किसने दंगा कराया, प्रश्न ये बनता है। दंगा ये हुआ नहीं है, करवाया गया है, जानबूझ के करवाया गया है, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए करवाया गया है ये दंगा। और जो है गवर्नमेंट में कुछ सीटें जीतने के लिए ये दंगा करवाया गया है। ये दंगा पूरा राजनीतिक दंगा है, ये दंगा अचानक नहीं हुआ है, ये दंगा सुनियोजित तरीके से हुआ है। और सुनियोजित तरीके से केवल एक वर्ग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर ध्यान से समीक्षा की जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे वर्ग से भी लोग इसमें शामिल हैं दंगे करवाने में। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है, इसकी समीक्षा होती है या नहीं होती है, या इसी के बीच में आप चुनाव आने वाले हैं, इसका फ़ायदा आप चुनाव में उठाओगे। क्या करोगे क्या नहीं करोगे, अगर आपको लगेगा यहाँ कि नहीं इससे मेरे समीकरण बिगड़ रहे हैं, तो मेरा दावा है इस चीज़ का कि भारत सरकार एनडीए की है, भाजपा शामिल है, भाजपा गवर्नमेंट यूके में भी है, इस पर तुरंत आयोग बैठा देगी अगर उसे लगेगा। और अगर उसे लगेगा कि मुझे राजनीतिक फ़ायदा हो रहा है तो कोई आयोग नहीं, कोई वो नहीं, ऐसी सब हवाबाजी चलती रहेगी। इसने दंगे करा दिए, उसने दंगे करा दिए। तो भैया मेरी प्रार्थना है सभी लोगों से, वो चाहे एनडीए हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पत्रकार बंधु हों, संविधान को सुरक्षित रखने की बात करिए, देश को सुरक्षित रखने की बात करिए, देश को तोड़ने की बात मत करिए, जोड़ने की बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चूक दिल दुखता है, मैं ऐसे विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ जहाँ मुझे देश प्रेम सिखाया गया है। मेरे ऐसे आचार्य लोग रहे हैं जिन्होंने मेरे को देश प्रेम की शिक्षा दी है, मतलब अपने से ऊपर देश मानना चाहिए, ऐसी शिक्षा दी है। आज भी शिक्षित करते रहते हैं हमारे प्राचार्य जी ओम शंकर जी तो मुझे इस बारे में, तो मेरा दिल दुखता है। और मैं मान के चलता हूँ कि देश के अलावा देश है तो मैं हूँ तो देश नहीं है। मेरे रहने ना रहने से या आपके रहने ना रहने से देश नहीं बदलेगा। देश सनातन है, हम लोग नहीं हैं।
तो बस यही कहना चाह रहा था, अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाह रहा था आप लोगों के सामने। अब मैंने जो भी एनालिसिस करी है आपके सामने, वो आप कितना लाइक करते हो ये आपके ऊपर निर्भर है, किस हिसाब से देखते हो, किस एंगल से सोचते हो। लेकिन ब्रूटल समीक्षा हर चीज़ की होनी चाहिए, यही मैं लास्ट में कहूँगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा उन लोगों का जो मेरा वीडियो देखते हैं या जो वीडियो नहीं भी देख रहे हैं। मुझे कम से कम कमेंट्स भेजते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भेजिए, मोटिवेट करिए, तो और चीज़ें आपके सामने आएंगी। जो मेरी देखिए क्या है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ यार, छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन चूँकि मैं इस बारे में सोचता हूँ, देश के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा भी एक आइडिया आपके सामने आएगा ना, प्रेजेंट होगा ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, देश क्या सोच रहा है, देश की पब्लिक क्या सोच रही है। नेता तो जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, नेता सोच रहे हैं। देखिए इन नेताओं के बीच का क्या होता है, नेताओं के संबंध जो है टोटल होते हैं इसके ऊपर कि उन्हें क्या मिलना है, क्या उन्हें खोना है, इसके ऊपर होते हैं। मतलब उनका पर्पस सिर्फ होता है कि सत्ता के हिसाब से समीकरण। लेकिन आम पब्लिक कैसे सोचती है, वो हम अपनी पीड़ा डालते हैं, और आप लोग अगर इसे देखते हैं तो मेरी पीड़ा को आप अपने साथ जोड़िए और देश के बारे में सोचना चालू करिए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मुझे लाइक करिए और कमेंट्स ज़रूर भेजिए। आपके कमेंट्स का स्वागत है। मुझे प्रॉब्लम है सिर्फ कमेंट्स की। कमेंट्स अगर पब्लिक जब करती है, आप मेरे सब लोग मित्र हो, पूरा देश मेरा मित्र है, तो अगर इससे कमेंट्स आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा ये लगता है यार, किसी ने कमेंट्स भेजे हैं तो उन कमेंट्स का सम्मान होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कमेंट्स आप मेरी वाहवाही में भेजें, आप मेरी बुराई में भी भेज सकते हैं। कमियां मेरे अंदर भी हैं यार, मैं भी आप ही की तरह हूँ ना। तो मैं बस यही कहूँगा, कमेंट्स भेजिए और मैं कमेंट्स का स्वागत करूँगा, अपने में सुधार लाऊँगा। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ देता हूँ आपके उज्जवल भविष्य की। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम, वंदे मातरम।